बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 175A। 175A जो है ये है रियल टाइम असेस टू द इंफॉर्मेशन एंड डाटा बेसिस कि जो भी बड़ी डाटा बेसिस हैं गो के पाकिस्तान में बहुत बड़ी डाटा बेसिस इस्टेब्लिश अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी डाटा बेसिस हैं जिस पे एनालिसिस होते हैं और जिसमें आप रिसर्च करते वक्त, जो कि मुझे पीएचडी में भी रिसर्च की ज़रूरत जब पड़ती थी, तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी डाटा बेसिस जिनमें डाटा पिछले 50-50 100-100 साल का डाटा भी अवेलेबल है और उसमें से ट्रेंड्स जो हैं उनके एनालिसिस करके निकाले जाते हैं, अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान में भी अभी इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा जाना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से डाटा बेसिस बन रही हैं और डाटा बेसिस की असेस जो है एफबीआर को उसकी अलाउ है कि उन डाटा बेसिस तक एफबीआर असेस कर सकता है और उससे जो ये डिटरमिन किया जा सकता है कि रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्स पेयर जो है वो कितना टैक्स अवॉइड कर रहा है और कितना टैक्स पे कर रहा है। इससे मेरा भी एक 4 लेक्चर्स हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से आप किस तरह किसी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी ने हायर किए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और ACCA कैंडिडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग होनी है कि उन्होंने उस अथॉरिटी में काम करते हुए इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह से इनकम को डिटरमिन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे भी 4 लेक्चर हैं जो मैंने अभी देने हैं। बड़े अच्छे टाइम पे हमारा ये लेक्चर पहुंच गया कि उसकी भी मेरी तैयारी हो रही थी, ये भी उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अब ये है कि अगर मैं बात करूं एफबीआर के ऑफिसर्स के हवाले से, तो उनको भी इतनी ज़्यादा चीज़ों से असेस है कि उससे असेस करके किसी भी टैक्स पेयर की कोई भी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं पर्सन की जो कि टैक्स पेयर है, उसको भी ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि मेरी हर चीज़ अब असेस में आ गई है एफबीआर के, अब मैं उसको छुपाऊंगा तो वो छुप नहीं सकेगी। इसी तरह जो मशीर हैं, मशीर आने इनकम टैक्स हैं जिनको हम कंसल्टेंट्स हजरात भी कहते हैं, वकला हजरात हैं, तो उनको भी ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब हम जो चीज़ें छुपा नहीं सकते, ये चीज़ें जो हैं ये दस्तरस में हैं एफबीआर के ऑफिसर्स की, तो इनको हमें डिक्लेयर करके प्रॉपर उस पर टैक्स पे करना चाहिए। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के और लॉ के, उनके लिए भी वो उनको पता चलेगा कि डाटा बेसिस क्या हैं, डाटा बेसिस में कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है और उस डाटा बेस तक असेस करने के लिए एफबीआर को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। लॉ इसके बारे में क्या करता है, उम्मीद है कि आप साथ रहेंगे, इसको समझेंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो सेक्शन है 175 रियल टाइम असेस टू इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेसेस के जितनी भी डाटाबेसेस हैं उनसे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें किस तरह से मिल सकती है, कहाँ कहाँ से मिल सकती है और कौन से डाटाबेस के साथ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये सब सेक्शन है 1, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, including but not limited to the National Database and Registration Authority Ordinance, जो कि नादरा है हमारा, ना कि सिर्फ नादरा का ऑर्डिनेंस जो है 2001 जो कि नेशनल डेटाबेस है जिसमें सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, सिर्फ उसी तक नहीं बल्कि जो कि ऑर्डिनेंस 2000 में आया था, एंड इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 का जो ऑर्डिनेंस है जिसमें जितने लोग भी इमिग्रेंट करते हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं या आते हैं, ट्रैवल कितना करते हैं, उसकी भी arrangements shall be made to provide real-time assessment of information and database to the board in the prescribed form and manner by के नेशनल डेटाबेस और नेशनल इमिग्रेशन जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो इमिग्रेशन है वो भी रियल टाइम डाटा देंगे एफबीआर को ताकि उससे असेस कर सके कि इसके नाम पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, कौन से इस नाम पे बैंक खुल रहे हैं, कहाँ कहाँ इसका आईडी कार्ड यूज़ होके क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिल जा सकती है। और फिर जो हमारी अथॉरिटी है इमिग्रेशन की वो बताएगी कि एफबीआर को कि कितनी दफ़ा इसने ट्रैवल किया और कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। तो इसमें क्लास ए है द नेशनल डेटाबेस एंड
registration authority with respect to information pertaining to national identity card, Pakistan origin card, overseas aligned registration card and other particulars contained in the citizen database के नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी जो होगा उसके पास जो है सारे जो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, जो भी हैं, उनके डेटाबेस में जो इनके आईडी कार्ड की जिसकी बेस पे बनते हैं वो सारा डाटा जो होगा एक तो उनके पास अवेलेबल होगा और अदर पार्टिकुलर्स ऑफ सिटीजन डेटाबेस के, और साथ ही दी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है, FIA के पास भी आपको पता है असेस भी होती है और डाटा भी होता है, एंड द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू डिटेल इंटरनेशनल ट्रेवल्स के जो इमिग्रेशन होती है या FIA जो है वो डिटेल देगी जितने भी इमिग्रेंट्स जो हैं वो जितनी उन्होंने ट्रैवल की वो भी इंटरनेशनल ट्रैवल, और फिर द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो FIA है एंड द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू डिटेल इंटरनेशनल एंट्री एंड एग्जिट एंड ऑल पर्सनस एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वर्क परमिट्स, एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज एंड इमिग्रेशन। तो उसकी जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स की, वर्क परमिट्स की इंफॉर्मेशन और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और इमिग्रेशन वीज़ाज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी FBR के पास और वो FBR को देने के पाबंद हैं। ये तो अब देख लिया आपने कि आपको पता है कि नादरा को जैसे हर चीज़ का पता है, हर जगह जहाँ भी आपका ID कार्ड इस्तेमाल होता है वो इन्फॉर्मेशन FBR के पास आ जाएगी, जहाँ आप ट्रैवल करेंगे वो आपके इन्फॉर्मेशन FBR के पास आ जाएगी। क्लास D में है हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड प्रोविंशियल एंड द लोकल लैंड रिकॉर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ with respect to record of right including the digital edition and record of right, periodic record of mutation and report of acquisition and right के इस्लामाबाद टेरिटरी प्रोविंशियल या जहाँ भी लोकल अथॉरिटीज़ में जो भी लैंड रिकॉर्ड की चीज़ें, लैंड जो है ट्रांसफ़र होगी किसी नाम पे, किसी के नाम पे चढ़ेगी या किसी के नाम पे वो डाटा है, वो भी पाबंद है कि वो FBR को डाटा मिले। लो जी, अब जो प्लाटों और ज़मीनों का है वो भी सारा डाटा FBR के पास आ गया। उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, कि किसी की अगर कोई गाड़ी है उसकी रजिस्ट्रेशन का डाटा भी इनके पास है तो वो भी FBR के साथ शेयर करेंगे। ट्रांसफ़र एंड ऑनरशिप ऑफ अदर एसोसिएट रिकॉर्ड, और जो अगर ट्रांसफ़र हो रही है, जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है इन्हीं चीज़ों की, गाड़ियों की, तो वो भी डाटा FBR के पास पहुंच जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप नोट कर रहे होंगे, हर तरह का डाटा में एक्सेस है FBR के ऑफिसर्स को और हर तरह का डाटा जो है FBR के ऑफिसर्स के पास पहुंच रहा है। हाँ, अगर आप कुछ नहीं इन अदारों के साथ कर रहे तो फिर आप अपनी चीज़ें छुपाई रखें, छुपी रहेगी, लेकिन इन अदारों के साथ भी कर रहे हैं तो फिर FBR से छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उनको असेस है इस तरह से, और वो इसको इनडायरेक्ट मेथड से आपकी रिवर्स बैक करके इनकम एक्चुअल निकाल लेंगे और उसमें आपका टैक्स आपसे लेंगे, बल्कि ज़बरदस्ती भी। 175 में एक नया सेक्शन ऐड हुआ था, उसका मैंने आप पे उसको लेक्चर भी दिया था कि उससे आपके बैंक से, आपके जहाँ भी आपकी मनी है उससे वो रकम निकलवा सकते हैं। लें जी, आ जाएं अब। चलो, कोई अगर किसी ने प्लाट नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली, बाहर सफ़र नहीं किया, ID कार्ड के डाटा नहीं है, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तो लगवाया होगा, तो फिर जो अब ऑल इलेक्ट्रिक सप्लायर एंड गैस रिसीव, या गैस का मीटर जिसने लगवाया है, इलेक्ट्रिक सप्लायर और गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर्स ऑफ कंज्यूमर, द यूनिट कंज्यूम्ड एंड अमाउंट ऑफ बिल चार्ज पेड, तो ये भी आप सारी FBR को डाटा देंगी कि ये बिजली के बिल में इसने इतनी बिजली खर्च की है, अगर किसी फैक्ट्री में, दुकान में, प्लाजा में, घर में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, गैस की इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, तो उसमें भी अगर आपके पास खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी आपका अवेलेबल होगा। फिर इसी तरह प्रोवाइडेड दैट वेयर द कनेक्शन इज शेयर्ड और इज यूज बाय द पर्सन अदर दैन द ओनर, द नेम एंड CNISC ऑफ द ओनर यूज शैल आल्सो बी फर्निश्ड, कि ऐसा कनेक्शन जो किसी दूसरे का साथ शेयर हो रहा है कि उसका बिल सारा जब आ रहा है तो मालिक कहता है जी मैं तो इतना यूज़ नहीं करता, तो किसको आ रहा है, तो उसको वो सारा वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह provided further that all electricity suppliers and gas transmission and distribution companies shall make arrangement by the day 1st of the January 2021 for the following consumer to update the ratio of sharing and connection of particular user as the case may be। तो जुलाई 1 2021 से उन्होंने जो शेयरिंग वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन देनी है
या बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब बिजली और गैस का भी आपका जो है वो भी FBR के असेस में है, तो इसलिए टैक्स पेयर को ये सोचना है कि मेरी कोई चीज़ छुपी नहीं है, तो मैं अब टैक्स चोरी करने की प्लानिंग ना करूं, बल्कि टैक्स को मैनेज करूं। जो आपका टैक्स कट रहा है इन चीज़ों में उसको भी आप क्लेम करें और प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स दें। अब सेक्शन सब क्लास जी है, एनी अदर एजेंसी अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई द बोर्ड। लो जी, अगर ये इनमें से कोई बच गई है, मेरे तो ख्याल में इन्फॉर्मेशन कोई बची नहीं है, वो कहते हैं कि अगर बच गई है तो फिर और किसी एजेंसी के पास इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी बोर्ड को देने के पाबंद होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रियल टाइम आएगी। सब सेक्शन 2 है, द बोर्ड शैल मेक अरेंजमेंट फॉर laying the infrastructure for real-time assessment information of the database under subsection 1 and aligning it to it shows the database in manner as may be prescribed। तो बोर्ड जो है वो कोशिश करेगा कि ले करेगा इनके साथ इस तरह से कि जैसे ही इंफॉर्मेशन इन अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे वैसे ही इंफॉर्मेशन जो है वो FBR के पास पहुँच जाए, तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मैंने जैसे ही आई है वैसे ही उनके पास पहुँच जाए ताकि वो टैक्सेशन करने में अथॉरिटी को ईजी हो। अच्छा, वो बैंकों की बात अगर मैं करूँ कि और कोई अथॉरिटी जैसे बैंक्स हैं, स्टेट बैंक्स हैं, और बैंकों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी FBR की असेस में है, वो बीच में याद आ गया, मैंने कहा आपको बता दूँ। सब सेक्शन 3 है, रियल टाइम असेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस इज मेड अवेलेबल अंडर सब सेक्शन 1। such information and data shall be provided periodically in such form and manner as may be prescribed। कि जहाँ अगर अभी प्रॉब्लम है, रियल टाइम की असेसमेंट नहीं हो सकती कि फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्मेशन FBR के पास अभी तक नहीं जा सकती, तो वहाँ ये पीरियोडिकली ये जो ऊपर सारी अथॉरिटी हमने डिस्कस की हैं वो भेजेंगी, जैसे कि क्वार्टरली जो है इन्फॉर्मेशन FBR के पास चली जाएगी, तो इस तरह से अवेलेबल होगी। तो सब सेक्शन 4 है, subject to section 26 all the information received under this section shall be used on for the tax purpose and kept confidential। हाँ, ये तो एक बात बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो FBR का ऑफिसर है, टैक्स पेयर का कंसल्टेंट है, टैक्स पेयर का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी कॉन्फिडेंशियल रखनी है। इसी तरह इन अथॉरिटीज़ के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी फॉर टैक्स पर्पज़ सिर्फ इस्तेमाल होगी, अदरवाइज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी और को शेयर नहीं की जा सकेगी। सेक्शन 175B ये है जी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा जिसको हम कहते हैं। आपको पता है कि आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, व्हाट्सोएवर जो कुछ भी बनता है वो नादरा में रजिस्टर्ड होता है और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें नादरा में आ जाती है। तो अब नादरा के साथ जो FBR का शेयरिंग का इन्फॉर्मेशन है कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो सेक्शन है 175B। ला इसके बारे में कहता है, दी नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेट एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी शैल ऑन its own motion or upon the application by the board share its record and any information available to held by it with board for the broadening of the tax base or carrying out the purpose of this ordinance। तो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सारी इन्फॉर्मेशन देगी ताकि टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉड किया जाए, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हर बंदे की अवेलेबल है। उस इन्फॉर्मेशन से डेटाबेस को टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाएगा। सब सेक्शन 2 है, दी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में क्या कर सकती है, सबमिट प्रपोजल एंड इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड विद व्यू ऑफ द ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के, क्योंकि नादरा के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, डेटाबेस अवेलेबल है, सारा डाटा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो उसको प्रपोजल दे सकती है कि इसके तहत आप ब्रॉडनिंग कर सकते हैं, ये लोग हैं, ये लिस्ट है, इन्होंने ये कर रहे हैं और आप इनको टैक्स में ला सकते हैं। क्लास 2 है, आइडेंटिफाई द रिलेशन टू एनी पर्सन वेदर टैक्स पेयर और नॉट, या कि उसका रिलेशन जो है वो जिसको हम ट्री कहते हैं वो फैमिली ट्री बना के दे सकता है कि इस टैक्स पेयर का अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो उसका रिलेशन में ये बंदे शामिल है तो उनसे टैक्स लिया जा सकता है, ये भी कर सकता है। तो इसकी क्लास ये क्या है, इनकम रिसीट्स एसेट प्रॉपर्टीज़ लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर आर ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन एस्केप्ड असेस्ड आर अंडर असेस्ड have been assessed at the lower rate or has been subject to excessive relief to the refund and have been misdeclared or miscalculation under the particulars head of the income or otherwise।
कि अगर कोई भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो उनके रिलेशन वाले में अपने बेटे के नाम, अपने बेटी के नाम, अपने इस तरह से लगा रहा है, तो वो फैमिली ट्रीज़ का जो रिलेशन है कि कहीं इनकम, रसीट और जो सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी, जो भी इसका डाटा है वो इसमें बता सकता है कि कहाँ मिस क्लासिफिकेशन हो रही है, कहाँ जो है रिलीफ दिया जा रहा है या रिफंड दिया जा रहा है, उसका पता चल जाएगा। और क्लास बी है, द वैल्यू ऑफ एनी थिंग मैंशनड इन सब क्लास ए आर सब क्लास टू इफ़ such value at variance in value notified by the board or the district authorities as the case may be, or if no such value has been notified, the true or market value and कि अगर तो वो वेरियस उसकी जो है वैल्यूज़ वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में डिक्लेयर की गई हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें वो वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा कि ये मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू है और इसमें किया जा सकता है उसको। क्लास 3 है, एंटर इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बोर्ड फॉर सिक्योर एक्सचेंज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, MOU होगा बोर्ड के साथ कि जिसमें ये बात बताई जाएगी कि एक्सचेंज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगा वो पर्सनस की वो सिक्योर हैं और वो कहीं लूज़ नहीं होंगी। सब सेक्शन 3 की हम बात करें, द बोर्ड में यूज़ यूटिलाइज एनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, यानी कि नादरा ने कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्ड को दी यूटिलाइज करने के लिए, एंड फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन हु मे यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑर्डिनेंस के जो नादरा ने इंफॉर्मेशन दी किसी कंसर्न उसकी जो FBR के अथॉरिटीज़ है उस अथॉरिटी को, तो वो अथॉरिटी जो है उसको यूटिलाइज़ करेगी इस ऑर्डिनेंस के मकसद के लिए। सब सेक्शन 4 है, द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में compute indicate income and tax liability of any mentioned under subsection 1 or 2 by using artificial intelligence, mathematical and statistical modeling and any other modern device to calculate the method। तो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी जो है, क्योंकि उसके पास डाटा अवेलेबल है हर चीज़ का, जैसे कि एक्सपेंसेस की भी डिटेल आ जाती है, प्रॉपर्टी परचेज की भी डिटेल आ जाती है, स्कूलिंग्स की भी बात आ जाती है, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए वो उसका डाटा की जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स पेयर है तो उसके रिलेटेड उसकी कैलकुलेशन के मेथड्स भी बता सकती है और कैलकुलेट करके भी बता सकती है। तो अब आप देख लें कि इससे कहीं बचा जा सकेगा, बचने का कोई सिचुएशन है कोई नहीं है, तो इसलिए अपने टैक्सेस के निज़ाम सीधे करें, एक्सपर्ट जो है टैक्सेशन के लोग हैं उनसे मशवरा करें और अपनी प्रॉपर रिटर्न्स फाइल करें। द indicative income and the tax liability computed by the National Database and Regulatory Authority NADRA under subsection 4 shall be notified by the board to the person in respect of whom such indicative income and the tax liability has been determined, कि किसी की indicative income indicate की गई और उसको determine liability करके इसको बताया गया है, who shall have the option to pay the determined amount in such a terms, condition, installment, discount, reprieve pertaining to the penalties and default surcharge and time limit may be prescribed by the board। कि अगर किसी की अथॉरिटी इस तरह से नादरा ने कोई चीज़ इंफॉर्मेशन दी और उसमें टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी, अगर वो टैक्स पेयर जो है वो उस लाइबिलिटी को जमा करवा देता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसको पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है उनसे बच जाएगा और नहीं करवाने पड़ेंगे। सबसेक्शन 6 है, इन केस द पर्सन अगेन होम द लाइबिलिटी हैज़ बीन डिटरमिन under subsection 4 does not pay the liability within the time prescribed under subsection 5, the board shall take action under the ordinance upon the basis of tax liability computed under subsection 4। कि अगर कोई लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हुई और वो टैक्स पेयर नहीं जमा करवा रहा, जमा करवा दिया तो फिर तो रौला मुक गया, फिर तो उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं जमा करवा रहा तो फिर बोर्ड उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उस एक्शन में उसको जो है ज़ाहिर सज़ा जो होगी या जिस तरह से भी उसको उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी
उसकी असेसमेंट करके उससे रिकवर किया जाएगा, बैंक अटैच किए जाएंगे, प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। तो अब सबसेक्शन 7 है, इफ़ द पर्सन अगेंस्ट होम द लायबिलिटी हैज़ बीन डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 4 पे सच लायबिलिटी इन टर्म ऑफ सेक्शन 5 shall payment shall be constructed to an amended assessment order under section 120 or subsection 1 and section 122 of subsection 4 and section 122 इन केस में भी। तो जाहिर है जब वो पेनल्टी जमा करवा देगा उसकी असेसमेंट जो है जो 122 में इशू की गई थी उसको अमेंड कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 122 के तहत उसको अमेंडमेंट कर दी जाएगी उसकी, जैसे कि बाकी केसेस में हम करते हैं। तो सबसेक्शन 8 है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 4-5 द बोर्ड में प्रिस्क्राइब एंड एक्सेप्ट्स ऑल द इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड रिप्रीव्स परटेनिंग टू द पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज एट द टाइम लिमिट। तो अगर कोई जैसे उनको इंस्टॉलमेंट्स की ऑफ़र की गई, इंस्टॉलमेंट में दे दिए तो पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज तो ज़ाहिर है उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बोर्ड जो है इसके प्रिस्क्राइब करेगा रूल इसके रिलेटेड। ये आज का जो इंफॉर्मेशन, असेस ऑफ इंफॉर्मेशन और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन और नादरा की इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि अब FBR के पास बहुत अथॉरिटी बढ़ती जा रही है और टैक्स पेयर के पास इंफॉर्मेशन चोरी करने का स्कोप कम होता जा रहा है। तो इसलिए अब ये टैक्स पेयर को चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से अपनी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर डिक्लेयर करे, बजाय इसके कि FBR जो है उसको बताए कि ये आपकी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें किसी एक्सपर्ट से, या अपने जो आपके खुद एक्सपर्ट हैं, बल्कि मेरे इंशाल्लाह लेक्चर सुनेंगे तो खुद भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, या किसी एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न फाइल करवाएं ताकि उसको आपके कोई लूप होल ना रह जाए जिसकी वजह से कल को पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज देना पड़े। तो यहाँ तक हम क्लोज़ करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो इससे अगला जो लेक्चर है वो है सेक्शन 176 नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एविडेंस। को जो इंफॉर्मेशन के लिए अक्सर इसका नोटिस आता रहा है, इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास पावर है तो वो उस 176 का आपको नोटिस भेजते हैं स्पेसिफिक इनकम। ये बेसिकली ऑडिट का नहीं होता। तो जब ये ऑडिट का आता है, बहुत सारे वकुला हज़रात, बहुत सारे कंसल्टेंट्स या ऐसे लोग जो टैक्स पेयर को ये बताते हैं कि आपका ऑडिट खुल गया है, या FBR के डराते हैं कि FBR वाले कि यह आपका ऑडिट है तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स दें और ये दें। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, इसकी बेस पे ऑडिट की असेसमेंट नहीं होगी। ऑडिट का जो है वो सन 177 है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में इसमें करेंगे तो आप अगर इसको अच्छी तरह सुनेंगे तो आपको इसके स्कोप का पूरा पता चल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको भी ज़रूर सुनें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।